तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रोसीजर। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे अपना जेल पुलिस का पेपर। ठीक है, और जेल पुलिस का हम इसमें कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ये हमारा लास्ट शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट है, फोर्थ लास्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 अक्टूबर 2018 का पेपर फर्स्ट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमें दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि बी की चाल ए की चाल से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे बी की चाल ए की चाल से अधिक है। ए और बी की कुल चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी की कुल चाल हमने मान ली 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तथा ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा 3 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। देखिए 4 घंटे में जो ए ने तय किया प्लस 3 घंटे में बी ने तय किया, तो कुल दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी ने कुल चाल का क्या दिया है इसमें, 7 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ए प्लस बी की कुल चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसका यूज़ करके हम यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, जो दूसरी वाली इक्वेशन में, इसको यहाँ पे 3 घंटे में ए ने जो चला प्लस 3 घंटे में बी ने जो चला, और यहाँ पे बचेगा 1 घंटे में ए चलाएगा जो वो। ठीक है, टोटल हमारा तब भी 24 किलोमीटर दूरी आएगी। अब हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी 1 घंटे में 7 चलते हैं, तो ए प्लस बी ये मिलकर 3 घंटे में कितना चलेंगे, 7 3 21, ये हमारा 24 के 24 और 1 घंटे में 1 के द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, ये फिर 24 हो जाएगा, और 1 घंटे में 1 के द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पे 1 घंटे में 1 के द्वारा चली गई दूरी क्या आ जाएगी, 24 माइनस 21 यानी कि 3। ये हमारा हो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी कि ए 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और ए प्लस बी की स्पीड का योग कितना दिया है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब ए की हमारी 3 आ जाएगी तो बी की क्या आएगी, 7 माइनस 3 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये हमारे ऑप्शंस में आंसर दिए हुए हैं, ए की 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, जो बेसिक डिटेल्स दिए उनका हमने यूज़ किया और क्वेश्चन को हल कर लिया। ठीक है ना, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे रहा है कि 2250 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक मेज़ पर 30% की छूट की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है मेज़ का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों देखिए, कोई भी वस्तु है उसकी मार्क प्राइस आपको दी गई है और आपको डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य दिया है। जैसे उसकी मार्क प्राइस मान लीजिए 100% है, उस पर 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी, 70%। दोस्तों 100% की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, 2250, और आपसे पूछा क्या गया है, 70 की, तो ये आपको निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, 100% की वैल्यू दी है 2250 और डिस्काउंट के बाद जो बचेगा वो सेलिंग प्राइस होगा, तो वो 70%। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने इस तरह से रख दिया। ठीक है, 100 का मान 2250, 70 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास ये बचा 225 गुणा 7, इसका हल निकाल लेंगे और आंसर लिख देंगे। तो 7 पंजे 35 की 5, यानी कि यूनिट रेट 5 जिसमें आ रहा है वो हमारे आंसर होंगे। तो देखिए इसमें तीनों में आ रहा है, ये वाला तो होगा नहीं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। 7 पंजे 35 की 5, हासिल आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7, एक हासिल आ गई, और 7 दूनी 14 1 15, यही 1575 रुपये इसका बिक्री मूल्य होगा डिस्काउंट के बाद। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हल हो गया। समझ में आ गया ना कि हमें विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य नॉर्मली निकालना है हमें, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, उसका अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य कितना है, 100%। ठीक है, और उस पर क्या उन्होंने 3% का डिस्काउंट दिया है, 30% का डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास 100% में 30% घटाएंगे तो 70% बचेगा, और 100% जो अंकित मूल्य था, ये हमारा अंकित मूल्य था, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2250 दी थी, तो वो हमने पुट की और इसका आंसर निकाल दिया 70% का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, यानी कि मान लीजिए एक नाव है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और एक दौरे में यानी एक ट्रिप में एक साइड से कहीं भी जाती है, तो एक ट्रिप में वो 540 किलो मछलियाँ लाती है। ठीक है, 540 किलो मछलियाँ लेकर आती है। तो अगर आपको 43,200 किलो मछलियाँ लानी है, तो वो पूछना चाह रहा है कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ ट्रिप्स लगेंगी। ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ़ ट्रिप्स यानी कितने दौरे करने पड़ेंगे आपको, तब वो आई। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक ट्रिप में हमें 540 किलो मछलियाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो हमें टोटल मछलियों की संख्या कितनी करनी है, 4 है, 43,200 किलो चाहिए हमें। ठीक है, और एक ट्रिप में हमारी 540 है, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स कैसी होंगी, n इंटू 540 की वैल्यू ही तो 43,200 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये 43,200 kg फिश है, यहाँ पर 540 है, तो n का मान निकाल लेंगे तो 43,200
बटे में भाग दे देंगे 540 से, तो यहाँ से तुम्हारी नंबर ऑफ ट्रिप्स निकल के आ जाएंगी, क्योंकि हमें ये कुल इसको ही तो ट्रिप्स में बांटना था कि 43,200 जो भी किलो है वो, अगर मान लीजिए एक ट्रिप में 540 आ रही है, अगली में फिर 540 आई, ऐसे ऐसे टोटल करके हमें 43,200 बनाना है। तो वो इस तरह से रहेगा कि एक ट्रिप में जो भी ला रहा है प्लस हमें नहीं मालूम कितनी ट्रिप्स होंगी, तो वो n मान ली, उन दोनों गुणा करने पर हमें टोटल मछलियों का बजट बराबर आ जाएगा। तो वो कर दिया हमने सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। अब 54 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 5 अट्ठे 40 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है, तो इस तरह से आप 80 ट्रिप्स में 43,200 मछलियाँ ले आएंगे ना आपके द्वारा। ठीक है दोस्त, तो समझ में आया दोस्तों। ये इस तरह का आंसर भी देख लीजिए आप, यहाँ पे आंसर भी 80 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई जितना जल्दी से जल्दी होगा करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, हमें गणना करना है -16 प्लस के 8, और इन दोनों चीज़ों का अलग अलग गणना करना है। तो इसमें बोर्ड मास रूल ही यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बोर्ड मास रूल का यूज़ करेंगे। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, -16 प्लस के 8, और एक दिया हुआ हमें +8 प्लस के -2। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या रहेगा, यहाँ से हल करेंगे तो देखिए ब्रैकेट को क्लीन करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर पहले 8 आएगा, तो ये प्लस का ही 8 रहेगा, तो -16 प्लस का 8। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -8 बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से तो -8 आ गया हमारे पास, यहाँ से ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे +8 -2, तो यहाँ से हमारे पास +6 बनेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या रहेगा, -8 और +6। ठीक है, अब ये हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए -8 और +6 सिर्फ 4th ऑप्शन में दिया, तो 4th ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है, हमें इसका हल निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन का हल निकालने का मतलब क्या होता है, उसको इक्वल्स टू 0 कर देना। अब ऑलरेडी उन्होंने दिया ही हुआ है कि इक्वल्स टू 0 ही है, तो इसका हल क्या निकालेंगे, यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वही इसका तो हल होगा, क्योंकि x ही तो यहाँ पर अननोन है जिसकी हमें वैल्यू नहीं मालूम, बाकी तो सब कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है। तो हमें यहाँ से क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हमने इक्वल्स टू 0 तो दिया हुआ है, उसको ऐसे ऐसे लिखा रहेंगे, 9x को इधर लिखा, प्लस के 3 को इधर लेंगे तो -3, x यहाँ पे सेम रहेगा -3, और जो डिवाइड में लिखा है सॉरी जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इसको हमने डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, ये आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 1/3, वो भी माइनस के। अब दोस्तों आप जानते हैं, इसको ऑप्शन में चेक करेंगे, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, ये हम जानते हैं कि x की जो वैल्यूज़ आई है वो P/Q के फॉर्म में है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं ना, कि अगर ऐसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता हो तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हमारा हल भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अगर मान लीजिए -1 -2 होता तो हम इसको नेगेटिव इंटीजर मान लेते, बट ये ऐसा है नहीं, ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर आएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जैसे अंडर रूट में -1 है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन में इमेजिनरी नंबर माने जाते हैं। और नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है, हमें फोकस ये करना है कि हमारा आंसर ऑप्शन से किस में मैच करेगा। तो हमारा आंसर क्या आया था, -1/3। ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। वो रेशनल नंबर कैसा है, ऑप्शन में सेकंड में दिया हुआ है, तो ओनली सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब हैं, ठीक है, जिसमें से 20 दोषपूर्ण है। यदि बक्से में, देखिए बक्से में से कोई इच्छा के अनुसार एक बल्ब चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि चुना हुआ बल्ब दोषपूर्ण है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए NCR दिया हुआ है तो इसको आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए ऊपर फैक्टोरियल n होगा और एक फैक्टोरियल n होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n इंटू n-1। ठीक है, मतलब इससे घटते हुए जाएंगे n-2 इंटू n-3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब मान लीजिए मेरे पास फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और 1। इस तरह से फैक्टोरियल 10 को लिखा जाता है, यानी कि सभी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से लेके 10 तक, उस नंबर तक। ठीक है, और NCR का जब मैं बता देता हूँ कि NCR में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, ठीक है, फिर बटे में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल r, और फिर दूसरे फैक्टोरियल में लिखेंगे n-r। तो ये आपका दोस्तों NCR का लिखने का तरीका हो गया। यहाँ पे C का मतलब क्या होता है कि n नंबर्स में से हमने r नंबर चुने। ठीक है, जैसे 100 लोगों में से हमने अगर 5 लोगों को चुनना है तो उसको लिखेंगे 100C5। ठीक है ना, तो अब इसको करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये तरीका है कि ठीक है ना,
तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिर इसमें आगे की किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा देखते हैं। अभी मैंने बताया कि जब किसी भी नंबर ऑफ पर्सन या कुछ भी चीज़ों में से हमें चुनना हो या उसमें से गिनना हो, निकाल के चुनना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनसीआर का यानी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो परमुटेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हमें निकालना हो किन्हीं चीज़ों में से चुनना हो तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। अब देखेंगे इसमें किस किस तरह से हमसे पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि 45 बिजली के बल्ब हैं जिसमें से 20 दोषपूर्ण है और आधी बक्से में से एक बल्ब को चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है। तो दोस्तों प्रायिकता का क्या फॉर्मूला रहता है, NP मान लीजिए प्रायिकता होगी हमारी। तो इसमें से कितने सफल परीक्षण हैं हमारे और कुल हमारे परीक्षण। तो यहाँ पे कुल बल्ब कितने हैं हमारे, 45 बल्ब हैं, ठीक है। तो 45 में से हम एक चुनेंगे तो वो कुल आ जाएंगे। और हमारे सफल परीक्षण होने के चांसेस क्या है कि 20 में से एक दोषपूर्ण आए अपने पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो ऊपर सफल परीक्षण जब होंगे, जब 20 जो दोषपूर्ण बल्ब है उसमें से एक हमें बल्ब मिल जाए तो ऊपर लिख देंगे हम 20C1, ठीक है दोस्त। और नीचे टोटल कितने बल्बों में से चुना गया, वो 45 बल्ब में से, तो 45 बल्ब में से एक चुना गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर 20C1 को कैसे खोलेंगे, मैंने ये बताया था अभी आपको। NCR लिखा हो तो यहाँ पे N की वैल्यू 20 है, C कॉम्बिनेशन हो गया और R की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो ऊपर वाले फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फैक्टोरियल n आएगा यानी फैक्टोरियल 20 आ जाएगा ऊपर। फिर नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 1, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा n - r यानी 20 में से एक जाएगा तो फैक्टोरियल 19, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से नीचे तो फैक्टोरियल 45 फैक्टोरियल यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 आएगा। सॉरी ये इस तरह से नहीं लिखते, ये तो स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने, इसको मेरे इरेज करते हैं एंड इसको लिखेंगे दोबारा से। यहाँ पर अपॉन इसके साथ अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 44, ठीक है दोस्त। ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम इस पूरी जो फॉर्म लिखी है इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो देखिए हमें पता है ये फैक्टोरियल 19 का मतलब क्या रहेगा, 19 से लेके 1 तक, ठीक है। और 20 का मतलब क्या रहेगा, 20 19 18 17 16 15, ये टोटल 20 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई। तो हम इसमें इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 19 को ना लिखते हो हम इसको काट पीट से बचाएं तो 20 इंटू फैक्टोरियल 19, क्योंकि यहाँ 19 18 17 16 15 गया ले करके पूरा 1 तक आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और फैक्टोरियल 1 का मतलब तो एक ही रहेगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 19 का 19 लिखा रहने देंगे। अपॉन में क्या रहेगा हमारा, फैक्टोरियल 45 को भी इसी तरह तोड़ के लिखेंगे, 45 गुणा फैक्टोरियल 44, और नीचे में क्या रहेगा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और यहाँ पे फैक्टोरियल 44। तो दोस्तों ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 44 से फैक्टोरियल 44 कट जाएगा, फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 20/45, ठीक है। ये हमारी प्रायिकता आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको और काट सकते हैं तो 5 चौके 20 5 9 45, तो हमारा आंसर आ गया 4/9। ये हमारी प्रायिकता हो गई। तो समझ में आ गया कि जो डिफेक्टिव बल्ब है, हम एक बल्ब निकाल लेते उसकी प्रायिकता क्या आएगी, 4/9 आएगी। जो डिफेक्टिव 20 बल्ब है उनमें से एक बल्ब जो डिफेक्टिव होने की प्रायिकता है 4/9, ठीक है फ्रेंड। तो ये थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में NCR को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था देखिए 10 अगर फैक्टोरियल लिखा है तो उसको इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह जब हम 20 को लिखेंगे तो 20 से लेकर 1 तक पूरे नंबर मल्टीप्लाई में रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे कि 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास 486 एक नंबर है, इसमें हम कोई x नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अभी जैसे 486 को देखें तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें हम वो छोटे से छोटी संख्या को गुणा करते हैं, वो संख्या हमने x मान ली, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगी। फिर जो नंबर आएगा हमारे पास, मान लीजिए वो n नंबर आ गया, तो इस नंबर का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट निकालना है, और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सबसे पहले उसके फैक्टर्स को 2 के जोड़े में होना चाहिए, तो वही निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 3 6, ये जाएगा 3 8 24 3 एकम 3, ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 3 7 21, ये 3 से 9 बार, ये 3 से 3 बार, और ये 3 से आपका 1 बार, ये डिवाइड हो गया। देखिए 3 3, ठीक है। ये तो जोड़े बन गए, बट 2 अकेला रह गया 3 अकेला रह गया, तो हमें इनके भी जोड़े बनाने, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 के जोड़े में होना चाहिए। तो ठीक है, इस नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। तो देखिए 486 में हमें जो कम पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, एक 6 से, यानी एक 2 का गुणा करेंगे, एक 3 का गुणा करेंगे, तो टोटल हम इस तरह से 6 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और फिर जब पूर्ण वर्ग बनेगा तो इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, देखिए फैक्टर्स
ये हमें दे ही रखे हैं, अभी अपने निकाले थे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये 2 गुणा 3, ये 6 वाले, और ये इसके अभी जो निकाले थे। तो इसमें से जोड़े निकाल लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट अब इसका निकालना है, ये हमारा n नंबर हो गया। अब इसका हमसे क्या पूछा उसने, वर्गमूल बताना है, जो प्राप्त वर्ग है उसका वर्गमूल बताना है। तो इसमें से वर्गमूल बनाने के लिए हम 2 2 के जोड़े ले लेते हैं, 1 2 1 2, 2 आ गया, देखिए 1 2 और 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। एक जोड़ा 3 का ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, और एक जोड़ा मिलके ये बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब इस नंबर का ये अंडर रूट है, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो 3 तरह के 9, 9 3 27, 27 2 54, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया अंडर रूट n का मान 54, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा आंसर हो गया 54, हमारा इसमें आंसर रहेगा। समझ में आया ना क्वेश्चन में किया क्या। सबसे पहले तो हमें वो नंबर निकालना है जिससे इसको गुणा करें नंबर को, तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसके अंडर रूट ले लीजिए, जो भी अंडर रूट के बाद आएगा बाहर वही आपका आंसर रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी, यहाँ से जोड़े हम वैसे भी काउंट कर सकते थे। देखिए ये 3 का एक जोड़ा बनेगा तो ये 3 हो गया, ये 3 का एक जोड़ा बनेगा तो एक ये हो गया, और ये 2 3 6 हो गए, यानी कि 6 की कमी बढ़ रही है तो एक 6 हो जाएगा। 6 3 18 54, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जो कम पड़ रहा है नंबर उसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 8 पाइप्स हैं, ये दिया है 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। तो 8 पाइप 2 घंटे में टैंक को भर देते हैं, ठीक है। तो 5 पाइपों का प्रयोग करके कितना समय लगेगा। तो देखिए 8 पाइप 2 घंटे में भरते हैं, इस काम को 5 पाइप x घंटे में कर देंगे, ये हमें पता करना है। तो यह x हावर लिख लेंगे, तो घंटे से घंटा चला जाएगा, ठीक है। हावर से हावर कैंसिल हो गया, और ये पाइप के नंबर से पाइप का नंबर चला गया। अब ये आपका कितना आएगा, 5 पाइप कितनी देर में करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो हमारा समय निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16, हमने क्या माना था कि x घंटे में वो भरेंगे 5 पाइप, तो 8 दूनी 16 बटे 5 हो गया। अब इसको x का वैल्यू निकाल देना हमें, तो कितना निकला, 5 थी 15, 1 बटे 5 आवर, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इसको कम्प्लीटली और डिवाइड 3 घंटे 1 बटे 5 आवर को मिनट में चेंज कर दीजिए, तो 60 का गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ से आएगा 3 आवर और 5 से ये 12 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। तो 3 घंटे 12 मिनट में ये 5 पाइप भर देंगे उस टैंक को, ठीक है ना। ये हमने 8 गुणा 2 क्यों किया, क्योंकि 8 पाइप 2 घंटे में भरने में जो इतना समय ले रहे हैं यानी वो अपना टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ये देखना है कि 5 पाइप फिर कितने घंटे में भरेंगे, उसको दोनों को टोटल काम को ही तो बराबर करना है इसके, जिससे कि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक प्लेन है, ये दिया एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4 भी ऊंचाई पर तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है, यानी कि एक स्पेशल या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यह समुद्र तल के नीचे एक विमान यानी कि एक पनडुब्बी चल रही है, उससे विमान 1/4 ऊंचाई पर तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी इसका मतलब ये है कि ये तो वाटर लेवल हो गया, इसके ऊपर विमान 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हमारा एरोप्लेन हो गया, ठीक है। इसके नीचे एक निश्चित बिंदु पर, यानी वो निश्चित बिंदु हमने पी मान लिया, मान लीजिए इसके नीचे पनडुब्बी है, ये हमारी सबमरीन हो गई, ठीक है। ये सबमरीन जो टोटल ऊंचाई पर तो विमान दौड़ रहा है या उड़ रहा है उसकी 1/4 हाइट पर 1/4 हाइट कितनी हो जाएगी, उसके नीचे है पनडुब्बी, तो ये 1/4 होगी, 1/4 1500 मीटर, यानी 1500 मीटर की ऊंचाई पर एक पनडुब्बी तैर रही है। अब उसने ये पूछा है कि विमान और पनडुब्बी के बीच लंबवत दूरी क्या है, तो वो लंबवत दूरी यही तो होगी, कंप्लीट डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो देखिए 6000 ऊपर है 1500 नीचे है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कंप्लीट डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 6000 में 1500 जोड़ देना दोस्तों, तो इस तरह से आपके 7500 मीटर की ऊंचाई पर विमान पनडुब्बी से है, ठीक है ना। वो ये कह रहे थे एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4 ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है कि वो पनडुब्बी 1/4 नीचाई पर है या ऊंचाई पर है, किसके, उस पानी के लेवल से, और उसी पॉइंट पर वो विमान ऊंचाई दे ही रखा है सरफेस से, तो 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ ही रहा है वो। तो इस तरह से उस निश्चित बिंदु पर उन दोनों के बीच की दूरी दिखानी थी हमें, तो वो दूरी निकाल के बता दी हमने, ठीक है। क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, बस उसकी लैंग्वेज को समझना है। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग एट 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द प्लेन बिलो अबव द सी लेवल, यानी कि जितनी प्लेन की समुद्र तल से ऊंचाई ऊपर है उसके 1/4 नीचाई वो समुद्र तल के नीचे पनडुब्बी की है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ टॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में, कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे। किस तरह से करना है डिस्ट्रीब्यूट, कि जो नंबर ऑफ टॉयज़ है प्रत्येक बच्चे को मिले वो बराबर हो, किसके, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि 18 बच्चे हैं हमारे पास,
तो ये बच्चों के साथ जो भी नंबर ऑफ़ टॉयज़ है वो बराबर होने चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बराबर मिलना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने 18 और प्रत्येक बच्चे को 18 ही टॉयज़ मिलने चाहिए। तो टोटल इस तरह से हमारे कितने आ जाएंगे 18 8 144 की 4 हासिलाई 14 18 एकम 18 14 तुम्हारे 324 हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ के बराबर ही बच्चों को चॉकलेट्स या टॉयज़ मिल रहे हैं। ठीक है, आपस में गुणा कर दिए इसका, तो हमें 324 टॉयज़ हो गए यहाँ पर। तो ये तो बराबर बट गए, लेकिन वो क्या कह रहा है वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बचते हैं। तो 6 खिलौने और शेष बचे थे, तो ये कितने हो गए हमारे 330 टॉयज़ हो गए। ये जो शेष बचे थे वो भी हमने जोड़ दिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसने कुल संख्या बतानी थी हमें, तो कुल संख्या यही तो आएगी दोस्तों 330। तो 18 का हमने 18 में गुणा कैसे कर दिया, देखिए उसने ये बोला था कि जितने नंबर ऑफ बच्चे, मानिए 1 2 3 4 5 6 ये बच्चे हैं और इनको इनकी कुल जो संख्या है, तो मान लीजिए कितनी है 3 और 3 6 कुल संख्या हो गई। इसी के समान इनको चॉकलेट्स मिली या खिलौने मिले, तो इसको भी 6 खिलौने मिले, इसको भी 6 खिलौने मिले। ठीक है, इसको भी 6 खिलौने मिले, इसको भी 6 खिलौने मिले और इसको भी 6 खिलौने मिले। सबको समान समान खिलौने मिल गए। इसके बाद क्या हुआ कि उसने पूछा कि कुल खिलौनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए जब एक बच्चे को 6 मिल रहे हैं और 6 को इसी तरह से बटाना है, तो 6 गुणा 6 ही तो करते हैं हम, तो हमारे पास कितने खिलौने हो जाएंगे टोटल 36। इसी तरह से हमने इसमें किया, जब 18 बच्चे थे और सभी को समान खिलौने मिल रहे थे, तो 18 गुणा 18 कर दिए, तो हमारे पास आ गया 324। ठीक है, अब 324 में बटने के बाद बचे थे 6, वो हमने जोड़ दिए, टोटल हो गया 330 टॉयज़। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स दिया हुआ आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, ये बॉक्स होगा इस तरह से। ठीक है, ये बॉक्स है आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें 40 सेंटीमीटर इन ए बॉक्स ऑफ वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने इसमें घन रखे जा सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ छोटे छोटे हमने बॉक्स रख दिए, छोटे छोटे। इनकी क्या है डायमेंशन है, इनकी भुजा की लंबाई कितनी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने आएंगे। तो देखिए छोटे जो बॉक्स है, छोटे बॉक्सेस का आयतन जो होगा, ठीक है, एक छोटे बॉक्स का आयतन, ठीक है, आयतन इनटू कुल बॉक्स बराबर होगा किसके, बड़े डिब्बे के वॉल्यूम, यानी कि आयतन के बराबर होगा वो। ठीक है ना दोस्तों, एक छोटे बॉक्स का जो आयतन होगा वो कुल बड़े जितने भी बॉक्स हैं उन छोटे जितने भी बॉक्स हैं उनका आपस में गुणा कर देंगे, तो हमें बड़े डिब्बे के आयतन का मान मिल जाएगा। तो देखिए बॉक्सेस का स्मॉल कर देते हैं वॉल्यूम, नंबर ऑफ बॉक्स n मान लेते हैं, और नंबर ऑफ n मानने के बाद जो बड़े बॉक्स का वॉल्यूम वो कैपिटल VB मान लिया हमने। ठीक है, बड़ा बॉक्स यानी कि बिग, S फॉर स्मॉल। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका मान निकालें। देखिए तो छोटे वाले घन का क्या होगा 2 सेंटीमीटर का क्यूब, उसका आयतन हो गया। नंबर ऑफ बॉक्स हमें निकालने हैं, और जो हमारा बड़ा वाला उसका आयतन ऑलरेडी दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें n का मान निकालना है। यहाँ से 40 बटे दोस्तों 8 हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा 5 बॉक्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया कि 5 डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं सॉरी, इसमें 5 डिब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बॉक्स को भरने के लिए 5 डिब्बियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 डिब्बियाँ जब इसमें रख देंगे तो पूरा इसका वॉल्यूम कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, दोनों को इक्वेट करना है कि जो वॉल्यूम है ना ओवरऑल वो तो बराबर ही होना चाहिए। तो वही हमने किया, छोटे बॉक्स का आयतन इंटू जितने भी बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी वो n मान लिया था हमने, और उसके बाद फिर क्या हो गया बड़े बॉक्स का वॉल्यूम, वो दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। हल करने के बाद हमारा आंसर आ गया 5 डिब्बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है 12th नंबर का। इसमें क्या दिया है कि एक वायर है, ठीक है, एक तार है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है। एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, ये तार हो गया, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और ये भी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर के शेप में यदि इसको पुनः बनाया जाता है, इसको अगर दोबारा से रीबेंड किया जाता है, किस फॉर्म में, एक आयत के फॉर्म में, जिसकी चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो आपको उसकी लंबाई निकालनी है। तो देखिए यहाँ से जो परिधि आएगी 15 15 15 15, यानी कि 4 बार 15 जोड़ेंगे तो 15 चौक 60 सेंटीमीटर। ये परिधि इस आयत की परिधि के बराबर भी होगी, क्योंकि तार की लंबाई तो समान ही है दोनों में। ठीक है, तो जब तार की लंबाई समान है तो दोनों का पेरीमीटर भी समान होना चाहिए, परिधि भी समान होनी चाहिए। तो भाई हम परिमाप या परिधि मान लीजिए, इसको परिमाप बोलते हैं, परिमाप यानी कि पेरीमीटर दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि तार तो एक ही है, तो इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो अब करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया था 60 आ गया था इसका परिमाप, इसका क्या आएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा सूत्र होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B, ये हो गया हमारा सूत्र। आप क्या करना है, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 से इसको काट देंगे, 30 बार जाएगा 30 सेंटीमीटर, L + 5 हो गया। यहाँ से L का मान कितना आ गया दोस्तों 25 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं, यहाँ पे परिमाप को बराबर कर देना है। जब आप परिमाप को बराबर कर देंगे तो आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ग्रेटेस्ट जो है वो बताना है, यानी कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो दोस्तों ये तो बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। ये 7092, ये 7290, ये 7029 है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में हमारी सबसे बड़ी 7920। इसमें दोस्तों कुछ समझाने का है नहीं, डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये बताना है कि हमें कौन सा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारे दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस, एक माइनस का एक्स एक्सेस। ये हमारा बाई एक्सेस और ये हमारा माइनस का बाई एक्सेस। ये हमारा मूल बिंदु होता है, ऑरिजिन जिसको बोलते हैं। इधर जाएंगे तो हमारा एक्स पॉजिटिव मिलेगा, इधर जाएंगे तो बाई पॉजिटिव मिलेगा, इधर जाएंगे तो एक्स नेगेटिव मिलेगा, इधर जाएंगे तो बाई नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे साइंस अगर देखें कोई पॉइंट होता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस पॉइंट के क्या चिन्ह रहेंगे, दोनों प्लस रहेंगे। ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एक्स नेगेटिव रहेगा, बाई पॉजिटिव रहेगा। ये इस पॉइंट के चिन्ह रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, एक्स भी नेगेटिव, बाई भी नेगेटिव, ये पॉइंट के चिन्ह हो गए। और लास्ट वाले में क्या रहेगा, एक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है। ये हमारे पॉइंट के चिन्ह हो गए। और हमें यहाँ पे कौन सा दिया है कि उन्होंने पूछा है कि तीसरे में कौन सा स्थित हो। तो दोस्तों देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, और ये तुम्हारा चौथा हो गया। ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो पहले वाले में क्या होगा, देखिए दोस्तों, दोनों सम होंगे, दोनों प्लस के होंगे। सेकंड वाले में पहला माइनस का, दूसरा पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होंगे। और हमें किसमें पूछा गया कि तीसरे क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो दोनों नेगेटिव वाला कौन सा है, सिर्फ यही ऑप्शन है। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो बड़े आसानी से आप इसको कर पाएंगे कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक टैंक दिया हुआ है दोस्तों आपको। ठीक है। कैसा टैंक होगा, पानी का टैंक है। ये टैंक हो गया, ये आपका टैंक हो गया। ये पानी का आपका दोस्तों एक टैंक हो गया। इसको मैंने बना दिया इस तरह से। ठीक है। ये आपका पानी का टैंक बना दिया मैंने, और इसको थोड़ा एलिमिनेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो 72 सेंटीमीटर इसमें क्या है, टैंक की लंबाई। लंबाई कितनी है, 72 सेंटीमीटर। ऊंचा कितना है, 60 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर। इसमें 18 सेंटीमीटर की गहराई तक, मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर है, यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है। इसके ऊपर देखना हमें, कैसे देखना है कि अगर 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर धातु के छोटे टुकड़े को टैंक में डाला था, तो देखिए इसका क्या रहता है इसमें कि जितना वॉल्यूम उस चीज़ का होगा उतना ही तो पानी वो डिस्प्लेस करेगा। तो उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, सबसे पहले जो चीज़ डाली गई है, और उसको हमारे इसमें जो शेप है टैंक है उसके बढ़ते हुए वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे। हमारा 72 सेंटीमीटर सेम रहना है, लंबाई तो हमेशा सेम रहेगी। जब पानी बढ़ेगा तो इस वाली डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हमारी 36 सेंटीमीटर की चौड़ाई भी सेम रहेगी, सिर्फ चेंज आएगा तो ऊंचाई में आएगा। ठीक है ना। तो ऊंचाई यहाँ पर कितनी, 60। तो उस ऊंचाई को, इतना तो पानी ऑलरेडी है ही 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई, इसके ऊपर जो जाएगा उसको मान लेते हैं हम एच हाइट तक जाएगा। तो वो उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, जितना वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, उस वस्तु के वॉल्यूम के बराबर। वस्तु का वॉल्यूम कितना है, आयतन 48 सेंटीमीटर प्लस 36 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का आयतन हो गया। ठीक है। और ये हमारा किसका आयतन हो गया, जितना पानी खिसकाएगा वो। ठीक है। तो देखो इसको 36 से 36 काट दीजिए, 24 दूनी 48, 24 थी 72, 3 से हम इसको 15 काट सकते हैं। तो हमारे इस तरह से हाइट यानी ऊंचाई कितनी होगी पानी की, 10 सेंटीमीटर। यानी कि वो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी और बढ़ जाएगा जब हम उसमें वो ऑब्जेक्ट या मेटल के बॉक्स डालते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। और इसमें ये हमारा क्यूब नहीं दिया हुआ है, ये क्यूबॉइड है, घनाभ दिया है हमारे एक तरह से, घनाभ दिया है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र तो आप जानते ही क्या होता है, वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 15 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें ये सॉल्व करना है, माइनस के 5 की पावर 5 इंटू, सॉरी ये प्लस का सिंबल नहीं है, इसको करना है हमें इरेज। ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, गुणा हम किसका करने वाले हैं, इसमें गुणा होगा माइनस के 5 की पावर 6 का इंटू 5 की पावर 2 का। इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए माइनस के 5 की पावर -5 कर देंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को देखिए बेस सेम है इनका, ये बेस सेम ये बेस सेम। तो यहाँ पे कितनी आएगी, -5 की पावर 5 + 6, क्योंकि बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। और इसको कर देंगे 5 की पावर 2। ये -5 की पावर कितनी हो गया तुम्हारा 11, और ये कितना हो गया 5 की पावर 2। ठीक है। इसमें से -1 को हम कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लिया हमने बाहर,
क्योंकि -1 की पावर 11 करेंगे तो वो माइनस ही आएगा, तो -1 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 की पावर 11 रहेगी, यहाँ से 5 की पावर 2 रहेगी, तो टोटल हमारा कितना आएगा -1 इंटू 5 की घात 13। ठीक है, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया, 5 की पावर 13 आंसर हो गया हमारा। किया क्या हमने, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई का एक रूल है जो नॉर्मली जो अपन यूज़ करते हैं, वही रूल लगाया कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन 17वां। ये 17वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, यानी कि इस वाली वस्तु को इसमें से घटाना है। जो हिंदी में क्या दिया हुआ है कि 6ab - 4a² प्लस s2b 8b² में से हमें 4a² माइनस के 11ab माइनस प्लस के 7b² को घटाना है। तो देखिए नॉर्मल हम जैसे घटाना लिखते हैं वैसे ही लिख लेते हैं, 6ab - 4a² माइनस के 8b², इसमें से हमें 4a² घटाना है, तो 4a² आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस के 11ab हो जाएंगे, 11ab, ठीक है, और माइनस के 7b² हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे। देखिए 4a² कितना हो जाएगा, माइनस के 8a², ये 8b और 8b कितना हो जाएगा हमारा, 8b और माइनस के 7 यानी कि माइनस के 15b², और 11a और 16a कितना हो जाएगा, 17ab। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जब हम उसको इस वाली संख्या को घटाते हैं, नीचे वाली, इस वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसको ऑप्शंस के फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस प्लस का चेंज करके, तो 8a² का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम माइनस के 15b² प्लस के 17ab माइनस के 8a²। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना हम इसको उठा करके, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ठीक है, जो हमें दिया ना, माइनस के 15b² प्लस के 17ab माइनस के a², ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने किस तरह से इसको हमने हल किया, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट साइन चेंज करके रख दिए हैं, क्योंकि माइनस करना था ना, घटाना था, इसलिए जो प्लस का था वो माइनस कर दिया, और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, तो दोस्तों देखिए लिख लेते हैं इसको, a की पावर -2 इंटू b की पावर -2 इंटू ए बी इंटू a इंटू बी माइनस की पावर 3 इंटू ab -5 की पावर -1। ये हमारे इस तरह से लिखना है। अब इसको कैसे करेंगे, a की पावर, इसको -2 को क्या कर देंगे, a की पावर 4, b की पावर -2, यहाँ पे क्या होगा, a की पावर -3, b की पावर -3, b की पावर -3, इसको क्या लिख देंगे, a की पावर -1 इंटू b की पावर 5, माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब हमें यहाँ से क्या लिखना है, a की पावर यहाँ से 0 आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि a की पावर 4, a की पावर -3, इसको मैं लिख लेता हूँ जो a की पावर है, बेस से में तो पावर जुड़ जाएंगी, तो a की पावर 4 और क्या होगा, a की पावर यहाँ से b की पावर माइनस की a की पावर 4 को करने के बाद आप क्या करें, इसमें जोड़ लेते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं इस स्टेप में ही। इसी स्टेप में मैं ख़त्म करता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए कैसे करना है, a की पावर 4 लिखा हमने, और ये -3, यहाँ a की पावर -1, -1 इंटू b की पावर -2, b की पावर -3, b की पावर +5। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, 4 प्लस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4 प्लस के, मतलब समझ लीजिए ये हमने क्या किया, ये प्लस माइनस को सॉल्व किया बस, और कुछ नहीं किया। तो a की पावर यहाँ से कितना आएगी 0, और b की पावर यहाँ से कितनी आएगी 0, क्योंकि ये -5 हो जाएगा, ये प्लस के 5, ये दोनों आपस में कटे जाएंगे। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 4 माइनस के 4, ये दोनों आपस में कटे जाएंगे। तो इस तरह से a गुणा b की पावर 0 हो गई, और उसको क्या कहते हैं, a की पावर 0 को 1 लिखते हैं, और b की पावर 0 को 1 लिखते हैं। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। समझ में आया, कोई दिक्कत, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। 18 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, और 2 लास्ट क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका नंबर है 32 इंटू 32 की पावर 3 निकलवाई है उन्होंने, सॉरी ये 23 है। दोस्तों आप एक जानते हैं कि 2 गुणा 2 करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, 2 गुणा 2 करने पर हमें यूनिट डिजिट 4 मिला। ऐसे ही हमने 12 गुणा 12 किया तो हमें क्या मिलेगा, 144 मिलेगा। इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
यानी कि बाहर के यूनिट डेट से ही हमारा लास्ट जो नंबर का यूनिट डेट वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए दोस्तों कि 32 गुणा 23 की पावर 3, और इसको हम जब हल करेंगे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका यूनिट इकाई अंक क्या बनेगा। इसका इकाई बनेगा 3 दूनी 6, 6 बन गया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, और इसकी पावर 3 कर दी हमने। यहाँ पे माइनस का 6 कैसे आया देखिए दोस्तों, 3 दूनी 6, वो माइनस का 6 नहीं, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो 6 यूनिट डेट 6 आया, तो हमें क्या देखना है कि अगर जब हमें इसमें क्या देखना है कि इकाई अंक 6 आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक 6 कब आता है क्यूब में, 6 6 6 3 बार कर लिया था, 6 36 का 216 होते हैं, तो इसमें भी यूनिट डेट 6 आता है। ठीक है दोस्त, तो यूनिट डेट 6 आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमें ऑप्शंस मैच करने हैं। ऑप्शंस मैच करने के लिए देखते हैं, तो यूनिट डेट जिसमें 6 आ रहा है देखिए कौन सा है वो, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है। क्योंकि हम जब इसको हल करेंगे उसकी पावर 3 करेंगे तो यूनिट डेट का, जब इसको हम ऐसे हल करेंगे तो यूनिट डेट इकाई अंक का ही आपस में गुणा करके जो भी वैल्यू निकलेगी उस पर उतनी पावर लगा देंगे, ठीक है, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 19 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। 32 गुणा 23 की पावर 3, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 6 की पावर 3, और ये कितना आया 216, इसमें भी यूनिट डेट क्या आएगा 6 ही आएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी हल कर देते हैं कि 6 को 3 बार करना है, तो ये कितना आ गया 18, सॉरी ये 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आएगा, 216 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें भी यूनिट डेट चेक कर लीजिए, देखिए जो आया ना अभी वो 6 ही आया, तो हमारे क्वेश्चन में भी यूनिट डेट 6 आएगा और वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्स को मल्टीप्लाई बाई 128, 128 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को 128 से गुणा किया, प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360, जो मिला है हमें इसको मान लिया हमने नम, और इसको कहाँ से मिटाना है, इसको 360 में से घटाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना हमें, एक्स में 128 से गुणा करेंगे, फिर जो मिला है उसमें 360 में से घटा देंगे, तो हमें क्या मिला 360 में से नंबर मिला उसको घटा देंगे, क्या मिलता है हमें देखना है 360 माइनस एक्स इंटू 128, 360 को 360 दिखा दीजिए, 128 एक्स को दूसरी साइड लिख लीजिए, इसको काट लीजिए, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 9 36, इसको और हल करना है एक्स, देखो अगर एक्स की वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख के देख सकते हो, यही तो हमारा आंसर पूछा गया है। एक्स की वैल्यू अगर उसने नहीं पूछी तो हमारा आंसर आ गया 360 में से एक्स इंटू 128, ये हमारा 360 में से एक्स इंटू 128, कुछ नहीं दिया, एक्स को गुणा करना है 128 से, फिर हमारे पास ये गुणनफल आ गया, इसको क्या में से घटाना है 360 में से, तो यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरे जेल पुलिस के 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जल्दी जल्दी रिप्लाई करूँगा। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, उसका कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी तरह से आपको एजुकेशनल वीडियो आने वाली क्लासेस में मिलती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।